क्रास्नोदार क्रीमिया में नोवोरोसियस्क नौसैनिक बंदरगाह इस समय रूस के लिए सब कुछ है। ये एकमात्र बंदरगाह है जिससे वो काला सागर और अजोव सागर के रास्ते तेल और अनाज बाकी दुनिया में भेज सकता है। क्रीमिया के सेवास्तोपोल बंदरगाह से खदेड़े जाने के बाद यह काला सागर बेड़े का नया घर बन गया। अगर नोवोरोसियस्क गिर जाता है तो यूक्रेन में रूस की नौसैनिक मौजूदगी भी खत्म हो जाएगी। यूक्रेन ये जानता है। उसने अभी अभी नोवोरोसियस्क पर जोरदार हमला किया है। नोवोरोसियस्क में विशाल आग के गोले ने वहां की मुख्य संपत्तियों को मानचित्र से मिटा दिया है। यूक्रेन ने अभी अभी बंदरगाह को ठप कर दिया और इसके साथ ही वो जीवन रेखा भी चली गई जो रूसी युद्ध मशीन के दिल को धड़काए हुए थी। पिछली रात यूक्रेन की रक्षा सेनाओं ने नोवोरोसियस्क में नौसैनिक अड्डे को निशाना बनाकर एक अनूठा अभियान चलाया जो काले सागर में रूसी बेड़े का आखिरी बड़ा गढ़ था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने 12 अगस्त को एक्स पोस्ट में घोषणा की कि ये मोर्चे से 300 किलोमीटर से भी अधिक दूर है। यूक्रेन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जेट संचालित हवाई ड्रोन, मानव रहित समुद्री प्रणालियां और नेपच्यून मिसाइलों की भीड़ सब एक ही लक्ष्य पर जा जुटे जिसने घाटों से लेकर वायु रक्षा स्थितियों और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे तक सब कुछ तबाह कर दिया। नोवोरोसियस्क स्तब्ध है। नाविक और बंदरगाह कर्मचारी शायद ही विश्वास कर पा रहे हैं कि यूक्रेन का हमला न केवल बंदरगाह की सुरक्षा को पार कर गया बल्कि उसने इतनी ज्यादा तबाही भी मचा दी। और ये दर्द सबसे ज्यादा उस चीज में महसूस किया जा रहा है जिसे पुतिन ने रूस के लिए युद्ध जिताने वाली ताकत समझा था, यानी काला सागर बेड़ा। उस बेड़े के लिए वह रात बहुत बुरी रही। यूक्रेन के लगातार रात भर चले हमले ने रूस के 4 युद्धपोतों को खेल से बाहर कर दिया है। इससे यह सुनिश्चित हो गया है कि रूस अब कभी भी इनका इस्तेमाल काला सागर में यूक्रेन को धमकाने या यूक्रेनी क्षेत्र में मिसाइल दागने के लिए नहीं कर पाएगा। यूक्रेन ने जिन जहाजों पर हमला किया उनमें प्रोजेक्ट 11356 के 2 फ्रिगेट शामिल थे। यूरो मैदान प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एडमिरल एसन और एडमिरल मकारोव, जो रूस द्वारा काला सागर बेड़े में शामिल किए गए सबसे नए मिसाइलो क्रूजरों में से है, यूक्रेन के हमलों के बाद जल रहे हैं। दोनों जहाज घातक है। ये कैलिब्रे क्रूज मिसाइलें लॉन्च करने में सक्षम है जिनकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। ये 450 किलोग्राम के वारहेड ले जा सकती है और माना जाता है कि ये परमाणु क्षमता भी रखती है। ये जहाज रूस की उस नौसैनिक रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है जिसे उसे काला सागर में अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इन जहाजों को यूक्रेन से जितना दूर हो सके उतना दूर रखे और दूरी से हमला करे। यूक्रेन भी दूरी से हमला कर सकता है, उसने अभी यह साबित कर दिया है। और रूस के 2 सबसे बेहतरीन मिसाइल क्रूजरों को अभी अपनी ही दवा का कड़वा स्वाद चखना पड़ा है। ये दोनों क्रूजर ही वो इकलौते मिसाइल लॉन्च करने वाले जहाज नहीं है जिन पर यूक्रेन ने रात भर के हमले में वार किया। एक बायान एम छोटा मिसाइल जहाज भी हमले में डूब गया। कैलिब्र क्रूज मिसाइलें लॉन्च करने में सक्षम ये जहाज शायद उन 2 प्रोजेक्ट 11356 फ्रिगेट्स जितना नया और चमकदार न हो जिन पर यूक्रेन ने हमला किया, लेकिन पुतिन की मिसाइलों से भरी रणनीति के लिए ये उतना ही महत्वपूर्ण है। और आखिर में एक अच्छा सा बोनस ये भी रहा कि यूक्रेन ने वसीली बाइकॉव नामक गश्ती जहाज को भी ध्वस्त कर दिया जिससे यूक्रेन के ड्रोन पहले भी निशाना बना चुके हैं। ये जहाज शायद 12 अगस्त की सुबह सुबह रूस के जिन युद्धपोतों पर हमला हुआ उनमें सबसे महत्वपूर्ण न हो, लेकिन इस बात का कि जहाज पर हमला हुआ ये संदेश और मजबूत कर देगा जो यूक्रेन ने अभी अभी पुतिन के दिमाग में बैठाया है। काला सागर बेड़ा अब नोवोरोसिस्क में सुरक्षित नहीं है। इसे भूल जाइए, नोवोरोसिस्क खुद ही सुरक्षित नहीं है। जहाजों के अलावा वहां आग लगी हुई है। टेलीग्राम और एक्स पर वीडियो पहले ही वायरल हो रहे हैं जो स्वतंत्र रूसी मीडिया चैनलों द्वारा साझा किए गए हैं, जो यह दिखाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं कि असल में क्या होता है जब रूस दावा करता है कि उसने यूक्रेनी ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया है। एक्स और नोवा प्लस पर नोवोरोसिस्क में यूक्रेन के हमले से लगी भीषण आग की तस्वीरें और वीडियो है। एक वीडियो में हमले की कार्रवाई दिखती है जिसमें हम कान फाड़ देने वाला धमाका सुनते हैं जब यूक्रेन की एक मिसाइल अपने लक्ष्य पर लगती है। क्राइमियन विंड टेलीग्राम चैनल आग लगने की और रिपोर्टें देता है। सैटेलाइट इमेजरी का हवाला देते हुए यह दिखाया गया है कि यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलों ने उस सैन्य बंदरगाह में जहां काला सागर बेड़े के जहाज तैनात हैं और एक प्रशासनिक इमारत में आग लगा दी। और बंदरगाह पर शेजकारिस ऑयल टर्मिनल बर्थ, शायद उसी टर्मिनल में जमा तेल या वे टैंकर जो उस तेल को इकट्ठा कर रहे थे वही आग का ईंधन है जो अब भी रूस के सबसे महत्वपूर्ण काला सागर बंदरगाह में धधक रही है। जो नुकसान हुआ है वह क्रूर और जानबूझकर किया गया है। ये अकेले ही सारी सुर्खियां बटोरने के लिए काफी होता। हालांकि असली खास बात खुद हमला ही है। ये कोई आम यूक्रेनी ड्रोन हमला नहीं था बल्कि इससे बहुत अलग था। जैसा कि जेलेंस्की ने खुद बताया, यूक्रेन ने नोवोरोसिस्क पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी जिसमें 400 ड्रोन शामिल थे। ये यूक्रेन द्वारा अब तक युद्ध में किया गया सबसे बड़े एकल हमलों में से एक था और ये देश के इतिहास में सबसे प्रभावशाली समन्वित हमलों में से एक के रूप में दर्ज होगा। यूक्रेन ने रूस को उसकी कमजोर जगह पर चोट पहुंचाने के लिए हवाई और नौसैनिक शक्ति को मिलाकर हमला करने का अपना खुद का तरीका बना लिया है और हमें ठीक ठीक पता है कि उसने इसके लिए कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया। यूक्रेन का पल्यानित्सिया रॉकेट ड्रोन इस अभियान का सुपरस्टार था।
जेट से चलने वाला और 650 किलोमीटर तक यात्रा करने में सक्षम यह सिस्टम 100 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है और इसकी क्रूजिंग स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह जमीन से सिर्फ 15 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है, जिससे इसे पारंपरिक वायु रक्षा प्रणालियों से रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। यूक्रेन जानता था कि वो क्या कर रहा है जब उसने इस ड्रोन को तैनात किया, और ये सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि ये ड्रोन मिसाइल कितनी जोर से मार सकती है। पल्यनित्सिया यूक्रेन की पारंपरिक रोटी का नाम है। नोवोरोसियस्क रूसी अनाज के लिए एक प्रमुख निर्यात बंदरगाह है। रोटी बनाम रोटी, नोवोरोसियस्क राख में बदल गया। पल्यनित्सिया उन 15 अलग अलग हथियार प्रणालियों में से एक निकला, जिनमें से हर एक को यूक्रेन में ही डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया था, और इन सभी का इस्तेमाल नोवोरोसियस्क पर रात भर के हमले में किया गया। कीव पोस्ट ने अपने 13 अगस्त की रिपोर्ट में बाकी हथियारों का विवरण दिया है। पल्यनित्सिया के साथ हवाई ड्रोन मोर्चे पर मिश, सीचेम, ट्रस्ट, बोबर्ट, दोबुश, करयोक, रामजे, फायर पॉइंट और ल्यूची ड्रोन भी शामिल थे। रूस की वायु रक्षा को समझ ही नहीं आता कि सबसे पहले किसे निशाना बनाए, क्योंकि यूक्रेन ने अपने लंबी दूरी के ड्रोन प्रोजेक्ट्स का असली पैमाना दिखा दिया और पुतिन को यह दिखा दिया कि वह देश जिसे कभी रूस पर हमला करने में असमर्थ माना जाता था, अब कितनी दूर तक पहुंच चुका है। यूक्रेन ने पल्यनित्सिया के अलावा भी अन्य ड्रोन मिसाइल हाइब्रिड सिस्टम तैनात किए। उनमें से एक पेक्लो था। दिसंबर 2024 में पहली बार यूक्रेन की सेनाओं को दिया गया यह ड्रोन मिसाइल 700 किलोमीटर तक जा सकता है और इसकी अधिकतम गति भी 700 किलोमीटर प्रति घंटा है। बाज भी इसी तरह का है, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर तक है। यह 50 से 100 किलोग्राम वजनी वारहेड ले जाने में सक्षम है और यह टार्बोजेट इंजन की मदद से अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ता है। जैसे ड्रोन और ड्रोन मिसाइल हाइब्रिड्स ही काफी नहीं थे, यूक्रेन ने अपनी लॉन्ग नेपच्यून मिसाइलें भी इस जंग में भेज दी। यूनाइटेड 24 मीडिया द्वारा इसे लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल बताया गया है, जिसे यूरोप अब भी नहीं बना सकता। अक्टूबर 2025 में लॉन्ग नेपच्यून, या अगर आप तकनीकी रूप से कहें तो RK 360L, यह यूक्रेन की नेपच्यून डी मिसाइलों का विस्तारित रेंज वाला संस्करण है। यह 12 अगस्त को यूक्रेन द्वारा रूस की ओर भेजे गए हवाई प्रक्षेपास्त्रों में सबसे भारी मारक क्षमता वाला था। करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम यह मिसाइल आसानी से नोवोरोसिस्क तक पहुंच सकती है। लॉन्ग नेपच्यून 260 किलोग्राम का वारहेड ले जाता है और माना जाता है कि इसमें वही गाइडेंस सिस्टम इस्तेमाल होता है जैसा कि यूके और फ्रांस द्वारा यूक्रेन को भेजी गई स्कैल्प और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों में होता है। यूक्रेन के प्रतिभाशाली तकनीकी दिमागों ने जरूर उन मिसाइलों को रिवर्स इंजीनियर किया होगा और यह पता लगाया होगा कि वैसी ही कोई चीज कैसे विकसित की जाए, बस ज्यादा रेंज के साथ। और आखिरकार वह समुद्री ड्रोन भी थे। रूस शायद कुख्यात सी बेबी की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसे यूक्रेन के सरगन और मार्मी मानव रहित सतही पोत मिले। पहले वाले की विशिष्टताएं अभी भी गोपनीय हैं। हालांकि अप्रैल में यह अटकलें थी कि यूक्रेन ने काला सागर में मशीन गन से लेस सारगन 3000 को उतार दिया है। हम जानते हैं कि इन ड्रोन में मिसाइलें भी लगाई जा सकती है, तो शायद यही नोवरोसिस्क पर यूक्रेन के कुछ ड्रोन मिसाइल हाइब्रिड्स को लॉन्च करने के लिए जिम्मेदार था। ड्रोन का काम करने के लिए मिसाइल क्रूजर क्यों भेजे, है ना? हम मार्मी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। दिसंबर 2023 में मिलिटार्नी ने इस समुद्री ड्रोन को काला सागर में सबसे तेज चीज कहा था, क्योंकि ये लगभग 59 नॉट्स की टॉप स्पीड तक पहुंच सकता है। अगर आप इसमें 450 किलोग्राम का वारहेड जोड़ दें तो आपको एक ऐसा ड्रोन मिलता है जो किसी भी चीज को पकड़ सकता है और जोरदार हमला कर सकता है। ऐसा नहीं है कि रूस के क्षतिग्रस्त जहाज भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें काला सागर के उस एकमात्र बंदरगाह में छुपे हुए मारा गया जिसे रूस सुरक्षित मानता था। नोवोरोसिस्क पर हमला इतना गंभीर था कि रूस शायद काला सागर बेड़े को फिर से सेवास्तोपोल भेजने पर विचार कर रहा है। यह कोई अच्छा विचार नहीं होगा। जब नोवोरोसिस्क नरक की आग में घिरा हुआ था, उसी समय यूक्रेनी ड्रोन भी सेवास्तोपोल की ओर बढ़ रहे थे। शहर के क्रेमलिन द्वारा नियुक्त गवर्नर मिखाइल रजवोजाएव ने दावा किया कि 30 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि बंदरगाह शहर में जगह जगह आग लग गई थी। बाद में एक प्रावदा रिपोर्ट के अनुसार सेवास्तोपोल में बिजली गुल हो गई, जिससे यह संकेत मिलता है कि यूक्रेन के सभी ड्रोन मार गिराए नहीं गए थे। उनमें से कुछ ने बिजली के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया ताकि काले सागर बेड़े में बची हुई जहाजों को ये अच्छा सा संदेश मिल जाए कि अब जब नोवोरोसियस्क भी निशाने पर है तो उनके पास भागने की कोई जगह नहीं बची है। बेशक वे सेवास्तोपोल लौट सकते हैं, लेकिन यूक्रेन की हवाई और नौसैनिक ताकत उन्हें वहां क्रीमिया के बंदरगाह में भी उतनी ही आसानी से, अगर उससे भी ज्यादा, ढूंढ सकती है। रजवोजाएव का बयान एकमात्र रूसी प्रतिक्रिया नहीं थी जो हमें उस रात के बाद मिली, जिसने काले सागर में पुतिन को लगता था कि उसके पास जो भी नौसैनिक ताकत अभी बची थी उसे भी तोड़ दिया। क्रास्नोदार क्षेत्र के गवर्नर वेन्यामिन कोंद्रात्येव रिपोर्ट किया कि रूसी वायु रक्षा ने यूक्रेनी सशस्त्र बलों के सैकड़ों ड्रोन द्वारा किए गए एक बड़े हमले को विफल कर दिया। एक सेकंड रुकिए, क्या आपने उन्हें कैसे रोका? क्या आपने सच में उन पर मिसाइल क्रूजर बंदरगाह से दाग दिए? क्योंकि कथित तौर पर रोके गए ड्रोन के बाद भी उनके जलने की यही एकमात्र वजह समझ में आती है। शायद रूस की वायु रक्षा की समस्याएं वाकई इतनी गंभीर है।
कोंद्रात्येव ने जलते हुए बंदरगाह या नष्ट हुए जहाजों का कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने यह बताना ज्यादा जरूरी समझा कि जिन प्रक्षेपास्त्रों को रूस ने गिराने में कामयाबी पाई उनके मलबे 21 रिहायशी इमारतों पर गिरे और कुछ हताहत भी हुए। यूक्रेन ने इन लक्ष्यों पर जानबूझकर हमला नहीं किया था। रूस ने खुद अपने ही लोगों के ऊपर ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने का फैसला किया। रूस कहता है कि उसने यूक्रेन के हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस नाकामी की कीमत आप शुरू में जितनी सोच सकते हैं उससे कहीं बड़ी है। नोवोरोसियस्क कोई आम बंदरगाह नहीं है, ये काला सागर में रूस के लिए सब कुछ है। लेकिन इससे पहले कि हम और समझाएं, ये याद दिला दे कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको हमारे चैनल से जानकारी मिल रही है तो हमारे पास और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। याद रखें कि सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप एक भी वीडियो मिस न करें। हम कुछ ऐसी बात से शुरू करेंगे जिसका हमने पहले भी कई बार जिक्र किया है। नोवोरोसियस्क अब ब्लैक सी फ्लीट का नया घर है। रूस कभी नहीं चाहता था कि यह बंदरगाह उसके युद्धपोतों की मेजबानी करे। उसे सेवास्तोपोल से नोवोरोसियस्क में शिफ्ट होने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन के एक विनाशकारी अभियान ने बेड़े का लगभग 1/3 हिस्सा नष्ट या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसे पुतिन ने ब्लैक सी पर हावी होने के लिए सोचा था। यूक्रेन द्वारा किए गए अधिकांश नुकसान 2023 के अंत तक हो चुके थे, जिससे काला सागर बेड़े के मुख्य संचालन अड्डे के रूप में नोवोरोसियस्क में शिफ्ट होने का फैसला लिया गया। 2024 और 2025 के दौरान युद्धपोतों ने वह किया जो उन्हें बनाने के उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत था। वे यूक्रेन से जितना दूर जा सकते थे उतना दूर चले गए। 2025 के मध्य तक सेवास्तोपोल को ब्लैक सी फ्लीट ने लगभग पूरी तरह से छोड़ दिया था। नोवोरोसियस्क एक मजबूरी भरा विकल्प था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बंदरगाह है, लेकिन ये व्यापारिक जहाजों के लिए बनाया गया है, युद्धपोतों के लिए नहीं। यहाँ मरम्मत की कोई सुविधा नहीं है और यहाँ ड्राई डॉक भी नहीं है। डिफेंस व्यू पॉइंट के अनुसार नोवोरोसियस्क भी और भी खराब समुद्री परिस्थितियों का सामना करता है, जिससे अपनी तरह की मरम्मत संबंधी समस्याएं पैदा होती है। फिर भी रूस के पास कोई विकल्प नहीं था। यूक्रेन के हमले से पहले रूस यहाँ तक कि सेवास्तोपोल में मौजूद काला सागर बेड़े की बची हुई कमांड और कंट्रोल यूनिट्स को नोवोरोसियस्क स्थानांतरित करने की योजना भी बना रहा था। ये जानकारी कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार है, जो कहता है कि हताश अधिकारियों को मूल रूप से अपने परिवारों के स्थानांतरण की व्यवस्था करने और उन संपत्तियों को अपने तबादले से पहले बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा था जिन्हें वे अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। इस सब का एकमात्र फायदा ये था कि नोवोरोसियस्क हालांकि यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलों की पहुंच से बाहर तो नहीं था, लेकिन सेवास्तोपोल की तुलना में इसे ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा था। क्रीमिया एक युद्ध क्षेत्र है और कुछ समय से ऐसा ही है। कम से कम नोवोरोसियस्क में काला सागर बेड़े पर इतने बड़े हमले की संभावना कम थी जिससे जहाज नष्ट हो जाए और पूरे बंदरगाह में आग लग जाए। खैर, ये रूस और उसकी जर्जर फ्लीट के लिए ज्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ। अब नोवोरोसियस्क सुरक्षित नहीं है। यूक्रेन की नई पीढ़ी के ड्रोन, मिसाइल और समुद्री मानव रहित जहाजों के लिए 300 किलोमीटर की दूरी कोई मायने नहीं रखती। ये बंदरगाह पहुंच से बाहर नहीं है। यूक्रेन को अपनी ताकत वहां तक पहुंचाने में बस थोड़ा ज्यादा समय लगता है। और अब जब हमने देखा है कि नोवोरोसियस्क पर यूक्रेनी हमला कितना बड़ा हो सकता है, तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि काला सागर में यूक्रेन जीत रहा है। अब रूस के बेड़े के पास बस इतना ही बचा है कि वह अपनी घटी हुई मिसाइल क्रूजर्स पर निर्भर रहे जो दूर से हमले कर सके। और जब उन क्रूजर्स में से कोई एक हमला झेलता है तो वह ऐसे बंदरगाह में होता है जहां उसकी मरम्मत के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं होती, जिससे उसे फिर से सेवा में लाया जा सके। धीरे धीरे नोवोरोसियस्क रूस के काला सागर बेड़े का अंत साबित हो सकता है, लेकिन जितना दर्दनाक ये पुतिन और उनके क्रेमलिन साथियों के लिए होगा, रूस को इससे भी कहीं ज्यादा गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नोवोरोसियस्क मुख्य रूप से एक व्यापारिक बंदरगाह है और जब इस तरह का बंदरगाह जल रहा होता है तो रूस अपनी तेल और अनाज बाकी दुनिया तक नहीं पहुंचा सकता, जिसका मतलब है कि क्रेमलिन के युद्धकोष को बहुत सारा पैसा नहीं मिल पाता। रूस ने यूक्रेन पर हमले के दौरान नोवोरोसियस्क का इस्तेमाल अपनी शेडो फ्लीट के केंद्र के रूप में किया है। बेलेस्ट मार्केट्स 2024 के लिए बुनियादी आंकड़े पेश करता है, जिसमें बताया गया है कि नोवोरोसियस्क जहाज यातायात के आधार पर दुनिया का 77वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। 2024 में बंदरगाह पर लगभग 4478 जहाजों के आगमन की सूचना मिली, जिनमें से 1578 तेल टैंकर थे। आपको याद होगा, हमने पहले शेजकारीज ऑयल टर्मिनल का जिक्र किया था। उस टर्मिनल को ध्यान में रखें क्योंकि वह अभी थोड़ी देर में महत्वपूर्ण होने वाला है। बेलास्ट मार्केट्स की रिपोर्ट के अनुसार नोवोरोसियस्क का मुख्य उत्पाद कच्चा तेल है, जो सभी जहाजों के आगमन का 45% हिस्सा है। रिफाइंड पेट्रोलियम इसके बाद आता है, जो जहाजों के आगमन का 25% है। उसके बाद अनाज, कोयला और धातुएं आती है, जिनमें से प्रत्येक जहाजों के आगमन का 15% हिस्सा है। यह एक व्यापारिक बंदरगाह है और यह वह जगह है जहां दर्ज किए गए यातायात का 75% रूस के शेडो फ्लीट से आता है। हर साल अरबों डॉलर मूल्य की वस्तुएं नोवोरोसियस्क से होकर गुजरती है। इस व्यापार से होने वाली आय पर क्रेमलिन टैक्स लगा सकता है और वो पैसा रूस के युद्ध प्रयासों में लगाया जाता है। अब शेजकारिस को याद रखें,
12 अगस्त को यूक्रेन ने जिस ब्लैक सी फ्लीट युद्धपोत को नष्ट किया था, उसके अलावा यह ऑयल टर्मिनल शायद रात के हमले में सबसे ज्यादा नुकसान झेल चुका है। मिलिटार ने रिपोर्ट करता है कि जिन आग लगने की घटनाओं के बारे में हमने आपको बताया था, उनमें से कई इसी ऑयल टर्मिनल के आसपास के इलाके में दर्ज की जा रही है। इसका मतलब है कि यूक्रेन ने अभी नोवोरोसिस्क के उस हिस्से को नष्ट कर दिया है जो प्रतिबंधित जहाजों पर अवैध तेल लादने के लिए समर्पित था। शेजकारिस टर्मिनल रूसी तेल कंपनी ट्रांसनेफ्ट की मुख्य तेल पाइपलाइनों का अंतिम बिंदु है और यह नोवोरोसिस्क के 2 प्रमुख औद्योगिक स्थलों में से एक है। दूसरा ग्रोजोवाया है जो लगभग 12 किलोमीटर दूर है। शेजकारिस की क्षमता सालाना 75 मिलियन टन है। साथ ही इसमें एक विशाल टैंक फार्म है जो 1.28 मिलियन घन मीटर तेल रख सकता है। अगर हमें दाव लगाना होता तो हम यही सुझाव देते कि इस समय नोवोरोसिस्क से उठती आग यूक्रेन द्वारा इस टैंक फार्म पर सीधे हमले करने के कारण लगी है और ये रूस के लिए एक समस्या है। जितना ज्यादा उसका तेल जलता है, उतना ही कम पैसा वो युद्ध मशीन में लगा सकता है। शेजकारिस के बंद होने के साथ रूस के तेल और परिष्कृत पेट्रोलियम व्यापार का लगभग 70% सचमुच धुएं में उड़ रहा है, जब तक कि रूस आग बुझा नहीं लेता और मरम्मत नहीं कर लेता। लेकिन जैसे जैसे आप करीब से देखते हैं, समस्या और भी गंभीर होती जाती है। तेल टर्मिनल के साथ साथ यूक्रेन के ड्रोन हमले ने नोवोरोसिस्क में 2 अनाज टर्मिनल भी बंद कर दिए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ये टर्मिनल रूस के सबसे बड़े टर्मिनलों में से हैं। इनमें से एक की क्षमता 8.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष है, एक गुमनाम सूत्र ने समाचार एजेंसी को बताया, और इसे यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलों द्वारा किए गए नुकसान की जांच लंबित रहने तक अपने संचालन को निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। दूसरा टर्मिनल सालाना 7.1 मिलियन टन अनाज संभालता है और नुकसान के कारण इसे भी संचालन निलंबित करना पड़ा है। ये एक पाइपलाइन है जो रूस के कुल 15.6 मिलियन टन अनाज निर्यात को संभालती है, जिसे अभी बंद कर दिया गया है, वो भी एक ही रात में। तो 11 अगस्त की रात और 12 अगस्त की सुबह हमने जो देखा वह यूक्रेन के सबसे प्रभावशाली हमलों में से एक था। कई कारणों से 15 अलग अलग हथियार प्रणालियों के बीच जबरदस्त तालमेल वाकई हैरान करने वाला है। यूक्रेन ने अपनी लंबी दूरी की क्षमताओं का एक बड़ा हिस्सा दिखाया, हालांकि निश्चित रूप से सब कुछ नहीं, और उसने ये ऐसे तरीके से किया जिससे रूस को एक धमाकेदार संदेश भी मिला और यूक्रेन की समन्वित लंबी दूरी की हमले करने की बढ़ती क्षमता भी उजागर हुई। फिर बात आती है कि यूक्रेन ने क्या निशाना बनाया। काला सागर बेड़ा और भी कमजोर हो गया है, जिससे यूक्रेन का काला सागर पर नियंत्रण का दावा और मजबूत हुआ है। लेकिन इसके अलावा इस हमले की एक दूसरी परत भी है, एक ऐसी परत जिसने शायद रूस को पहले ही लाखों डॉलर का नुकसान पहुंचा दिया है, और ये तो सिर्फ न्यूनतम अनुमान है। तेल जल चुका है, अनाज और तेल टर्मिनल नुकसान और आग की वजह से बंद कर दिए गए हैं। रूस की वायु रक्षा प्रणाली उसके सबसे महत्वपूर्ण काला सागर बंदरगाह पर इनमें से किसी को भी रोक नहीं पाई। नोवोरोसिस्क को अब एक लक्ष्य के रूप में स्थापित कर दिया गया है और यूक्रेन लगातार दूर के लक्ष्यों को मारने में और बेहतर होता जा रहा है। रूस आग बुझा देगा, वो मरम्मत का काम करेगा, लेकिन उसे यह भी पता होगा कि अगर यूक्रेन ने इसी तरह का हमला दोहराने का फैसला किया तो उसका सारा काम एक पल में बर्बाद हो सकता है। अब लक्ष्य ये है कि नोवोरोसिस्क को रूस के लिए उतना ही बेकार बना दिया जाए जितना सेवास्तोपोल हो चुका है। यूक्रेन के पास वो हवाई और नौ सैनिक विकल्प है जो इसे संभव बना सकते हैं, क्योंकि कभी सुरक्षित रहा ये बंदरगाह अब रूस की नवीनतम संपत्ति बन गया है, जिसे उस युद्ध में घसीटा जा रहा है जिसके बारे में पुतिन ने वादा किया था कि वो कभी यूक्रेन की सीमा पार नहीं करेगा। पुतिन की रूस के महान रक्षक के रूप में छवि एक बार फिर से क्षतिग्रस्त हो गई है और ये पहले से ही बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। जब रूस का सबसे महत्वपूर्ण काला सागर निर्यात केंद्र जल रहा है, यूक्रेन रूस की आंतरिक लॉजिस्टिक्स को भी निशाना बना रहा है और भी वाइल्ड बेरीज की सुविधाएं बंद हो रही है। रूस की आपूर्ति श्रृंखला और आर्थिक संरचना में एक गंभीर कमजोरी को व्यवस्थित रूप से तोड़ा जा रहा है और क्रेमलिन घबरा गया है। इन हमलों और रूस की अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव के बारे में सब कुछ जानने के लिए हमारा वीडियो देखें और जाने से पहले मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप यूक्रेन के सबसे विनाशकारी हमलों का हमारा विश्लेषण देख सके। और हमेशा की तरह देखने के लिए आपका धन्यवाद।